बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में चरणदास नाम का आदमी अपनी पत्नी कलावती के साथ रहता था। अगर कभी कोई झूठ या ठगी बात करता तो चरणदास इन दोनों में मास्टर थे। एक दिन उसके दिमाग में एक ख्याल आया कि अगर उसको अमीर आदमी बनना है तो ठगने के लिए गांव का सरदार ठीक आदमी रहेगा। दुनिया में उसके पास बस अब एक ही चीज बाकी रह गई थी, वह थी उसकी बकरी। नहीं, उसके पास दो चीजें थी। अगर तुम उसे गिनो तो क्योंकि साथ में उसकी पत्नी भी तो थी। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, मैंने अमीर बनने के लिए एक तरकीब सोची है। उसमें तुमको और बकरी दोनों को मेरी सहायता करनी पड़ेगी, क्योंकि अब केवल तुम दोनों ही मेरे पास रह गए हो और तुम तो मेरे लिए बहुत ही कीमती हो। खास करके इस समय अपनी तरकीब को काम में लाने के लिए मुझे तुम्हारे सोने के हार की जरूरत पड़ेगी, जो मैं अपनी बकरी को दूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी, लेकिन इस बात का ख्याल रखना कि वो हार तुम्हारी माँ यानी मेरी सास की आखिरी निशानी है। अगले दिन उसने अपनी पत्नी का सोने का हार लिया और उसके कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। उनमें से एक टुकड़ा उसने बकरी के चारे में मिला दिया। बाद में जब बकरी ने लीद की तो उसमें वह सोने का टुकड़ा चमक रहा था। उसने फिर एक बार बकरी के चारे में एक सोने का टुकड़ा मिला दिया और बकरी को लेकर वह गांव के सरदार के घर पहुंचा और आवाज लगाई, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। कहो मेरे बच्चे, कैसे आना हुआ? सरदार, मेरे पास एक बहुत ही खास खबर है जिससे आप सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। तब तुम ये खबर अपने पास ही रखकर खुद ही अमीर क्यों नहीं बन जाते? क्योंकि इतनी अमीरी तो केवल सरदारों को ही अच्छी लगती है। जहाँ पना अगर मैं इतना अमीर बन गया तो मुझे यकीन है वह खजाना मुझसे आप ले लेंगे। इसलिए मैंने यह सोचा कि उसे मैं आपको अपने आप ही दे दूं। चरणदास, तुम बहुत ही अक्लमंद आदमी हो। बताओ क्या खबर है? चरणदास ने अपनी बकरी और उसकी लीद सरदार को दिखाई। सरदार को ऐसी बकरी देखकर बहुत आश्चर्य हुआ जो अपनी लीद में सोना निकालती है। इससे पहले ही वह अपने आश्चर्य पर काबू पाता कि इतने में बकरी ने फिर से लीद दे दी और उसमें भी सोने का एक टुकड़ा चमचमा रहा था। तुम इस बकरी का क्या लोगे? और देखो, एक दाम बताना, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं तुमसे ये बकरी बिना कुछ दिए भी ले सकता हूँ। मैं हमेशा ठीक ही बोलता हूँ जहाँ पना। आपके एक बहुत ही छोटे नौकर की हैसियत से मैं इसका दाम केवल 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मानता हूँ। चरणदास, तुमको 100 सोने के टुकड़े और 100 चांदी के टुकड़े मिल जाएंगे। चरणदास को तो विश्वास ही नहीं हुआ कि सरदार इतना दयालु था। चरणदास फिर बोला, जहाँ पना कोई आपका सोना चोरी न कर ले, इसलिए आप बकरी को अलग ही रखना और अपने बहुत ही खास आदमी को उसकी रक्षा के लिए रखिएगा। इतना कहकर वह वहाँ से चला गया। 4 दिन बाद उस बकरी को जहाँ रखा गया था वह जगह उसकी लीद से भर गई। सरदार के नौकरों ने वह पूरी लीद छान मारी पर उनको सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। ये देखकर सरदार गुस्से से भर गया और बोला, उस कमीने को मेरे पास जिंदा लेकर आओ और अगर वह न आए तो उसको मार दो और उसका मरा हुआ शरीर देकर आओ ताकि मैं उसको गिद्धों को खाने के लिए फेंक सकूं। चरणदास तो इसके लिए पहले से ही तैयार था, क्योंकि उसको मालूम था कि सरदार उसको बुलाएगा, क्योंकि उस बकरी की लीद में सोना तो निकलना ही नहीं था। उसने अपनी पत्नी को अपना प्लान पहले से ही बता दिया। कलावती, जब हम सरदार के पास जाएंगे, जो कुछ भी मैं तुमसे कहूँ उस हर बात पर बहस करना और उसको काटना। इस तरह हम आपस में लड़ेंगे और वहाँ से आके मैं देख लूंगा। जी ठीक है, आप जैसा बोलोगे मैं वही करूंगी। उसने एक थैली में खून जैसा लाल रंग लिया और अपनी पत्नी के पेट पर बांध दिया। जैसे ही सरदार के आदमी उसके पास आए, उसने अपनी पत्नी को भी साथ लिया और उनके साथ चल दिया। सरदार के घर आकर चरणदास ने सलाम किया और बोला, सरदार की जय हो, सरदार अमर रहे। जहाँ पना आपने मुझे बुलाया।
चरणदास, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी बकरी अपनी लीद में सोना निकालती है। मैंने उसको तुम्हारे कहे अनुसार 4 दिन तक एक अकेली जगह में रखा, पर मुझे उसकी लीद में सोने का एक टुकड़ा भी नहीं मिला। जहाँपना, पर मैंने तो आपसे यह केवल कहा नहीं था, बल्कि करके भी दिखाया था। उसकी पत्नी बोली, सरदार, इसने आपको धोखा दिया था। बकरी की लीद से कोई सोना वोना नहीं निकलता। चरणदास चिल्लाया। चुप रह झूठी। कलावती ने भी जवाब में कहा, तुम झूठे हो। चरणदास ने गुस्सा होने का बहाना करते हुए अपनी पत्नी को बहुत डांटा। फिर उसने अपना छोटा सा चाकू निकाला, उसके पेट पर लिपटा हुआ वह थैला काट दिया। इससे इस थैले में भरा सारा खून फर्श पर बिखर गया और उसकी पत्नी जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर सरदार चिल्लाया, तुमने अपनी पत्नी को मार दिया? आपने मुझे बुलाया था ना? क्यों बुलाया था? जल्दी बताइए, ताकि मैं अपनी पत्नी को फिर से जिंदा कर सकूं। सरदार ये सब देखकर परेशान था। वह बोला, तुमने अभी अभी एक इतना बड़ा जुर्म किया है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैंने तुमको यहाँ क्यों बुलाया? भूल जाओ कि मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। तुमने अपनी पत्नी को मारा है। तुमने एक भयानक जुर्म किया है, वह भी मेरी आंखों के सामने। अब तुम उसकी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। चरणदास ने तुरंत ही एक गिलास भरकर पानी मांगा। सरदार ने पानी मंगवा दिया। चरणदास ने उसके ऊपर कुछ शब्द बोले। फिर उसने अपनी गाय की पूंछ का चवर उस पानी में डुबोया और उस पूंछ को 7 बार झटक कर उससे एक आवाज करते हुए वह पानी अपनी पत्नी पर छिड़क दिया। वह बोला, इसका कटा हुआ शरीर ठीक हो जाए और मैं तुझे हुक्म देता हूँ कि तू उठ जा। उसकी पत्नी तुरंत ही उठकर बैठ गई। अब उसका भी कहीं से कटा हुआ नहीं था। गाय की उस पूंछ के चंवर की ताकत को देखकर सरदार ने सोचा कि अगर यह चंवर उसके पास हो तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा। वह अपने उन सब मरे हुए लोगों को जिंदा कर सकता है जो मर गए थे। तो वह चरणदास से बोला, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी आंखों से ऐसी ताकत देख पाऊंगा। मुझे लगता है कि मैं लीद में सोना निकालने वाली बकरी के बदले यह चंवर लेना ज्यादा पसंद करूंगा। चरणदास, तुम मुझे इसे कितने में बेचोगे? जहाँपना, मुझे यकीन है कि आप जानते हैं यह चंवर इस बकरी से कहीं ज्यादा कीमती है, पर मैं आपको इसे 200 सोने के टुकड़े और 200 चांदी के टुकड़े में दे दूंगा। सरदार ने उस चंवर के दाम चरणदास को दे दिए और वह चंवर उससे ले लिया। एक दिन जब सरदार अपने सलाहकारों के साथ खा पी रहे थे तो उसी समय उसकी एक पत्नी वहां और खाना रखने के लिए आई। तो उसने उन लोगों से कहा, मैं पहले अपनी पत्नी को मार दूंगा और फिर इसे जिंदा करूंगा। तुरंत ही उसने अपनी पत्नी को पकड़कर जमीन पर गिरा दिया और उसका गला काट दिया। उसका एक सलाहकार ये देखकर घबरा गया और चीख पड़ा, सरदार, यह आपने क्या किया? आपने तो उन्हें मार ही दिया। ठीक है, अब हम खाना खाते हैं और पीते हैं। बाद में मैं इसको जल्द ही जिंदा कर दूंगा। पर उसके सलाहकारों को तो चिंता हो रही थी। उन्होंने सरदार को उसे जल्दी ही जिंदा करने को कहा। सरदार ने तब वह चंवर पानी से भरे ग्लास में डुबोया और चरणदास की तरह कुछ शब्द बोले। फिर उसने चंवर को 7 बार हवा में हिलाया और उसका पानी अपनी पत्नी के शरीर पर छिड़क दिया। उसने उसको हुक्म दिया कि वह उठ जाए, पर वह तो वहीं की वहीं पड़ी रही, हिली भी नहीं वहाँ से। उसने वह सब एक बार और दोहराया, पर फिर भी कुछ नहीं हुआ। ये देखकर वह खुद भी डर गया। उसने अपने नौकरों को फिर से चरणदास को लाने के लिए कहा और बोला, अब की बार तो चरणदास को मरना ही पड़ेगा। नौकर चरणदास को सरदार के पास ले आए। इस हरामखोर के हाथ पैर बांधकर डूबने वाली चीज में डाल दो और इसे नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक दो। उन आदमियों ने चरणदास के हाथ बांधे और एक चमड़े के थैले में डालकर उस थैले का मुंह रस्सी से बांध दिया। फिर वे उसे फेंकने के लिए नदी की ओर चल पड़े। वे सुबह से लेकर शाम तक चलते रहे। अब उनको लघु शंका के लिए जाना था, तो वह थैला उन्होंने सड़क के किनारे रख दिया और एक झाड़ी की तरफ चले गए। इससे पहले कि वे वहां से लौट कर आते,
एक व्यापारी अपने गधे पर चढ़कर वहाँ से गुजर रहा था। चरणदास को कुछ आवाज आई तो वह थैले में से बोला, मेहरबानी करके कोई मेरी मदद करो, मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए। सरदार अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे अपना खजाना देना चाहता है, पर मुझे उसका कोई खजाना वजाना नहीं चाहिए। मैं गरीब ही ठीक हूँ। तुम पागल हो गए हो क्या? अरे हर आदमी अमीर होना चाहता है और तुम कह रहे हो कि तुम गरीब ही ठीक हो। हाँ, मैं ठीक कह रहा हूँ। वह खजाना तुम ले लो। यह पैसा मेरे लिए हमेशा से ही एक परेशानी रहा है। तुम मुझे खोल दो और तुम मेरी जगह इस थैले में बैठ जाओ। मुझे वह खजाना नहीं चाहिए, वह खजाना तुम ले लो। उस आदमी ने तुरंत ही वह थैला खोला, चरणदास को बाहर निकाला और खुद उस थैले में बंद हो गया। चरणदास उस आदमी के गधे पर बैठकर वहाँ से चला गया। कुछ ही देर में सरदार के आदमी लघु शंका से वापस आ गए। उन्होंने वह थैला उठाया और उसे उठाकर चल दिए। उनमें से एक बोला, आखिर चरणदास तुम हमारे हाथ लग ही गए। अब तुम किसी को धोखा नहीं दे पाओगे। हम तुम्हें अब नदी में फेंक देंगे। वो आदमी ये बातें सुनकर थैले में से चिल्लाया, नहीं नहीं, मैं चरणदास नहीं हूँ, मैं हूँ, मुझे खोल दो। हाँ हाँ, वह तुम ही हो, वह तुम ही हो। ये कहकर उन्होंने उस थैले को नदी में फेंक दिया और सरदार के पास लौट गए। पर इससे पहले कि सरदार के नौकर उसको सारी खबर बताते कि चरणदास गधे पर सवार होकर वहां आ पहुंचा। सरदार तो उसको देखकर कुछ बोल ही नहीं सका। चरणदास सरदार से बोला, सरदार सरदार, आपके पुरखों ने आशीर्वाद भेजा है। अच्छा हो अगर आप भी उनसे मिलने वहाँ चले जाएं। वे आपको बहुत याद करते हैं। वहाँ सोना और चांदी टनों में है। वे चाहते हैं कि आप खुद वहाँ जाकर वह सोना चांदी ले आए। आपको वहाँ जरूर जाना चाहिए जहाँ मैं गया था। जब तक आप वहाँ से लौटकर नहीं आते तब तक मैं यहाँ रहता हूँ। यह सुनकर सरदार ने अपने गांव वालों को बुलाया और उनसे कहा, चरणदास ने मेरे पुरखों को देखा है, मैं भी उनको देखने जाना चाहता हूँ। जब तक मैं उनके दर्शन करके नहीं आता तब तक यह चरणदास ही तुम्हारा सरदार रहेगा। चरणदास ने सरदार के नौकरों से सरदार को वैसे ही चमड़े के थैले में बांधकर नदी के सबसे गहरे हिस्से में फेंक देने के लिए कह दिया। सरदार के आदमी सरदार को थैले में बांधकर नदी पर ले गए और उसको नदी में फेंक दिया। चरणदास ने उस गांव पर कई सालों तक राज किया और जब सरदार वापस नहीं आया तो वह उस गांव का असली सरदार बन गया। इस तरह से गांव का वह ठग गांव का असली सरदार बन गया। रामधन तिवारी को परमात्मा ने सब कुछ दिया था, किंतु संतान के बिना उनका घर सूना था। धन धान्य से भरा पूरा घर उन्हें जंगल की तरह जान पड़ता। संतान की लालसा से उन्होंने न जाने कितने तप जप और विधान करवाए और अंत में उनकी ढलती उम्र में पुत्र तो नहीं पर एक पुत्री का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया सोना। सोना का लालन पालन बड़े लाड़ प्यार से होने लगा। कुछ साल बीत जाने के बाद जब सोना ने 8वीं कक्षा पास कर ली तो एक शाम तिवारी जी ने अपनी पत्नी ललिता से कहा, देखो ललिता, सोना ने 8वीं क्लास पास कर ली है। अब मैं चाहता हूँ कि उसकी आगे की पढ़ाई घर रहकर ही करवाई जाए। घर में रहकर पढ़ाई करेगी तो 4 घंटे की पढ़ाई 2 घंटे में ही कर लेगी। मैं कल ही सोना के लिए किसी अच्छे से मास्टर का इंतजाम करता हूँ। देखो जी, मैं ठहरी अनपढ़ औरत, मुझे पढ़ाई लिखाई के बारे में कुछ नहीं पता। जैसा आप बाप बेटी को अच्छा लगे वैसा करो। जैसे ही सोना को इसके बारे में पता चला वह अपनी माँ के पास आकर बोली, माँ, मैं स्कूल नहीं छोड़ूंगी। मैं साफ साफ पिताजी से कह दूंगी कि घर में नहीं पढ़ूंगी। भला घर में भी कहीं पढ़ाई होती है, चाहे कुछ हो जाए। मैं यह बात तो मानूंगी ही नहीं। आजकल कुछ नहीं बोलती हूँ तो इसका यह मतलब तो नहीं कि जिसकी जो मर्जी हो वही करते चले। शाम को जैसे ही तिवारी जी आए वह सारा साहस बटोरकर उसके कमरे की तरफ चल पड़ी। जैसे ही कमरे में घुसी तिवारी जी बोल पड़े, देखो सोना बिटिया, मैंने तुम्हारे लिए एक अच्छे से मास्टर जी की व्यवस्था कर दी है। वे कल से ही तुम्हें पढ़ाने आएंगे। यूँ भी आजकल स्कूलों में कहाँ की पढ़ाई लिखाई होती है, सिवाय उद्यम धाड़े के। घर में ही मन लगाकर पढ़ोगी तो 2 घंटे में ही 4 घंटे की पढ़ाई कर लोगी
और फिर हमारी बिटिया बुद्धिमान भी तो है, बस 2 साल में मैट्रिक हो जाएगी, ठीक है ना? सोना को लगा कि उसकी सारी दृढ़ता, सारा संकल्प बहता चला जा रहा है। उसके मुंह से केवल इतना ही निकला, ठीक है पिताजी। कमरे में आकर वह बहुत रोई, अपने को बहुत कोसा। मैंने क्यों नहीं साफ साफ कह दिया? मैं क्यों मान गई पिताजी की बात? उसके मन की बात उसके मन में ही घुट कर रह गई। दूसरे दिन से ही मास्टर जी पढ़ाने के लिए आने लगे। 2 साल बीत जाने के बाद सोना 10वीं क्लास में अच्छे नंबरों से पास हुई। गांव के सभी लोगों ने सोना की कुशाग्र बुद्धि की तारीफ की। इसके आगे अधिक पढ़ाकर तिवारी जी को कन्या से कुछ नौकरी तो करवानी न थी, इसलिए सोना का पढ़ना बंद करवा दिया। अब सोना 14 साल की हो गई थी। उसकी सुंदरता को देखकर गांव वाले कहते, तिवारी जी, तुम्हारी लड़की तो देहात के लायक नहीं है, इसका विवाह तो भाई कहीं शहर में ही करना। सुना है शहर में बड़ा आराम रहता है। इधर तिवारी जी की बहन जानकी, जिसका विवाह हुआ तो गांव में ही था, किंतु कुछ सालों से शहर में जाकर रहने लगी थी और अच्छा जीवन व्यतीत कर रही थी। इन सब बातों को देखते हुए सोना की माँ ने तिवारी जी से कहा, मैं अपनी सोना का विवाह शहर में ही करूंगी। मेरी सोना भी पैरों में पतले पतली चांदी की पायल और काले स्लीपर पहनेगी। चौड़े किनारे की सफेद साड़ी और लेस लगा हुआ जैकेट पहनकर वह कितनी सुंदर लगेगी। ललिता, क्यों उसके पीछे पड़ी रहती हो? जितने दिन है खेल खा लेने दो। तुम्हारे घर जीवन भर थोड़ी ही पड़ी रहेगी। किंतु यह कितने दिन चल सकता है? लड़की का विवाह तो करना ही पड़ता है। वैसे पास के गांव में ही कई लड़के थे जिससे सोना का विवाह हो सकता था। एक दिन तिवारी जी की बहन और जीजा जी उनके घर आए। उसकी बहन ने कहा, भाई, तुम्हारे जीजा ने सोना के लिए एक अच्छा लड़का देखा है। हमारे शहर का ही है, कंपनी में नौकरी करता है, अच्छा घर बार है। घर में सिर्फ बेटा और माँ ही रहते हैं। अगर आप बोलो तो तुम्हारे जीजा जी कल ही लड़का दिखा देंगे। बहन, आपने तो मेरे मन की बात बोल दी। मैं भी आपसे यही कहने वाला था। और फिर हम तो चाहते भी यही है कि सोना बिटिया का विवाह शहर में ही हो। अगले दिन ही तिवारी जी अपने जीजा जी के साथ लड़का देखने के लिए शहर चले गए। जब तिवारी जी ने मोहन और उनके घर को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। तिवारी जी ने 1 रुपया देकर शादी पक्की कर ली। घर आकर तिवारी जी के जीजा जी बोले, कहो तिवारी, है ना लड़का 100 में से 1? है कोई तुम्हारे गांव में ऐसा? जब कपड़े पहनकर हैट लगाकर निकलता है तब कोई नहीं बता सकता कि साहब नहीं है। सब लोग झुक के सलाम करते हैं। घर में देखा कितना पर्दा है। इसकी माँ बूढ़ी हो गई है, पर क्या मजाल कि कोई परछाई भी देख ले। भाई नारायण, मैं तुम्हारे इस उपकार का सदा आभारी रहूंगा। हमारे ढूंढे तो ऐसा घरवार कभी ना मिलता। हम देहात के रहने वाले शहर का हालचाल क्या जाने, पर तुमने मेरी सोना को अपनी लड़की समझकर जो उसके लिए इतनी भाग दौड़ की है और ऐसा अच्छा जोड़ा मिला है, इस उपकार को मैं कभी नहीं भूलूंगा। सोना ने जब सुना कि उसका विवाह हो रहा है, वह दौड़कर अपनी माँ के पास आई। उसने पूछा, माँ, विवाह कैसा होता है और क्यों होता है? ललिता के सामने यह बड़ा जटिल प्रश्न था। वह समझ ही न सकी कि इसका क्या उत्तर दे, किंतु उसकी बुआ जी ने तुरंत बात बना ली। सोना, विवाह होने पर अच्छे अच्छे कपड़े गहने मिलते हैं, इसलिए विवाह होता है। बुआ जी, फिर क्या होता है? फिर सास के घर जाना पड़ता है। मैं तुझे अपने साथ लेके चलूंगी। वो तो मैं पहले से ही जानती थी बुआ जी कि विवाह करने पर सास के घर जाना पड़ता है, पर मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अभी से कह देती हूँ, विवाह करो चाहे ना करो। कहती हुई सोना खेलने चली गई। ललिता की आंखों में आंसू बनकर उमड़ आए। वो बोली, अभी बचपना है, बड़ी होगी तब सब समझ जाएगी। फिर तो ससुराल से आना 1-2 दिन के लिए भी कठिन हो जाएगा। भाभी देखो ना, मैं 2-4 दिन के लिए आती हूँ तो रात दिन बस वही की फिक्र लगी रहती है। जहाँ गृहस्थी का झंझट सर पर पड़ा, सब खेलना कूदना भूल जाएगी। जब तक विवाह नहीं होता तभी तक का खेलना खाना समझो। जानकी दीदी, तुम लोगों की दया से मेरी सोना सुखी रहे। जैसे उसका नाम सोना है, उसके जीवन में सोना ही बरसता रहे। कुछ दिनों के बाद सोना का विवाह हो गया। विदा का समय आया। तिवारी जी बोले,
सोना बेटा, नए जीवन का स्वागत खुले दिल और दिमाग से करना। मुझे भरोसा है कि तुम अपनी समझदारी से सब अच्छे से संभाल लोगी। पर चाहे कुछ भी हो जाए, ये मत भूलना कि ये घर हमेशा वैसा ही तुम्हारा रहेगा जैसे पहले था। सोना विदा हो गई, किंतु घर पहुंचने पर वह एक कोठरी में बंद कर दी गई और बाहर से साफ हवा उसे दुर्लभ हो गई। 4-6 दिन में ही उसके गुलाबी गाल पीले पड़ गए। एक दिन मोहन ऑफिस चले गए। सास सो रही थी। सोना आंगन के बाहर के दरवाजे के पास चली आई। यहाँ देहात की सुंदरता तो न थी, फिर भी साफ हवा तो थी। किंतु उसी समय एक बुढ़िया उधर से निकली। सोना को उसने दरवाजे के पास देख लिया। उसने आकर मोहन की माँ से कहा, बहू को जरा संभाल कर रखो, न साल न 6 महीने अभी से खड़ी होकर झांकती है। यह लक्षण अच्छे घर की बहू बेटियों को शोभा नहीं देते। मोहन की अम्मा, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, आज तक किसी ने परछाई तक न देखी, और तुम्हारी बहू के ये लक्षण, कलयुग इसी को कहते हैं। बुढ़िया तो उपदेश देकर चली गई, पर सोना को उस दिन बड़ी डांट पड़ी। उसकी समझ में ही न आया कि दरवाजे के पास जाकर उसने कौन सा अपराध कर डाला। इसी बीच जब तिवारी जी सोना को लेने आए तो उसे ऐसा जान पड़ा जैसे किसी ने डूबने से बचा लिया हो। पिता को देखकर वह बड़ी खुश हुई। घर आकर सोना ने कहा, पापा, अब मैं कभी ससुराल नहीं जाऊंगी। सारा दिन एक ही कोठरी में बंद रहना पड़ता है। अगर गलती से भी दरवाजे पर चली गई तो वो लोग ऐसे चिल्लाते हैं जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया हो। बेटा, तुम चिंता मत करो। जब मोहन तुम्हें लेने आएगा तो मैं उसे समझा दूंगा। सोना को आए अभी 15 दिन भी न हुए थे कि मोहन सोना को लेने के लिए आ गए। वे जब आ रहे थे तो सोना उन्हें रास्ते में ही पेड़ पर चढ़ी हुई मिली। उसके साथ और भी बहुत से लड़के लड़कियां थीं। उसकी आंखों में खून उतर आया। अपना क्रोध वे चुपचाप पी गए, किंतु उसी समय उन्होंने मन ही मन प्रतिज्ञा की कि अब वे सोना को मायके कभी न भेजेंगे। सोना जब ससुराल आई तो उसकी सास ने कहा, मोहन, तेरे मामा जी का फोन आया था। वो बोल रहे थे कि उनकी तबीयत कई दिनों से खराब चल रही है। मुझे 1-2 दिन के लिए जाना पड़ेगा। और बहू, तुम मेरे जाने के बाद घर का अच्छे से ख्याल रखना। बिना काम के घर से बाहर मत जाना, समझी ना? अगले दिन ही मोहन की माँ अपने घर चली गई। मोहन भी ऑफिस के लिए चला गया तो पड़ोस में रहने वाला बनिए का लड़का फैजू आया और बोला, भाभी जी, सुई धागा हो तो जरा मेरी कुर्ते में बटन लगा दो। मुझे कुश्ती देखने जाना है। कुश्ती देखने जाना है कि लड़ने? दोनों काम करने भाभी जी। पहले बटन तो लगा दो, नहीं तो देरी हो जाएगी। सोना सुई तागे से बटन लगाने लगी। फैजू वहीं फर्श पर सोना से जरा दूर हटकर बैठ गया। इतने में मोहन भी घर आ गया, क्योंकि उसने सोचा था कि माँ घर पर नहीं है तो कुछ समय सोना के साथ बीत जाए। लेकिन जैसे ही वो घर में घुसे तो फैजू को सोना के पास बैठा देखकर उनके बदन में आग सी लग गई। वे क्षण भर वहीं खड़े रहे, परंतु अपने गुस्से को चुपचाप पीकर अंदर आ गए। सोना जैसे ही अंदर आई, पति का चेहरा देखकर वह सहम सी गई। उसकी बोहें छड़ी हुई और आंखें गीली थीं। उसने पूछा, जी, आज इतनी जल्दी कैसे लौट आई? सोना, मैंने तुझे कितनी बार बोला है कि इन जैसे लफंगों से दूर रहो, लेकिन तुम मेरी सुनती ही कहाँ हो। ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन घर छोड़कर भाग जाऊंगा। इस बार मुझे माफ कर दो। अब तुम जो कहोगे मैं वही करूंगी। यह बात आज क्या तुम पहली बार बोल रही हो? मैं सब जानता हूँ। तुम्हारे कारण मैं शहर में सिर उठाने लायक नहीं रहा। जिधर जाओ उधर लोग तुम्हारी ही चर्चा करते फिरते हैं। मेरे मुंह पर कोई कुछ नहीं कहता तो क्या हुआ, बाद में कानाफूसी करते हैं। तुम्हारे ऊपर तो जैसे इसका कुछ असर ही नहीं पड़ता। जो जी में आता है करती हो। भला यह फैजू तुम्हारे पास बटन लगवाने क्यों आया था? तुम इनकार भी कर सकती थी। जरा सा तो काम था, पड़ोसी धर्म के नाते मैंने सोचा कर देना चाहिए, नहीं तो इनकार क्यों नहीं कर सकती थी। इसी प्रकार जरा जरा सी बातों से बड़ी बातें हो जाया करती है। निभाया करो पड़ोसी धर्म, मगर मेरी इज्जत का ख्याल मत करना। कहते हुए मोहन बाहर चले गए। वह कटे हुए वृक्ष की भांति नीचे गिरकर रोई। रोने के बाद उसका जी हल्का हुआ। उसे अपने गांव का जीवन याद आने लगा। वहां सबसे बोलने बात करने की स्वतंत्रता थी,
वहां तो उसकी कभी चर्चा नहीं हुई। मैंने ऐसा कौन सा पाप कर डाला जिसके कारण इन्हें शहर में सिर उठाने की जगह नहीं रही? यदि किसी का कुछ काम कर देना, बोलना या बात करना पाप है, तो यह पाप जाने अनजाने में मुझसे सदा ही होता रहेगा। ऐसे जीवन से तो मर जाना अच्छा है। मैं घर के अंदर पर्दे में नहीं बैठ सकती। रात को सोना चूहे मारने वाली दवा खाकर सो गई। सुबह हुई तो उसकी आंख न खुल पाई। यह ऐसी नींद थी जिसने सोना को सदा के लिए शांति दे दी। तिवारी जी भी उसी दिन सोना को लेने के लिए आ गए, लेकिन जब अंदर से रोने की आवाज आई तो उससे रहा न गया। अंदर जाकर देखा तो सोना की लाश जमीन पर पड़ी थी। कन्या की लाश गोद में लेकर दहाड़े मार मार कर रोने लगे। तिवारी जी इस बीच कई बार सोना को लेने आ चुके थे, किंतु मोहन ने विदा न किया। अंतिम संस्कार के बाद जब मोहन लौटे तो मेज पर उन्हें सोना का पत्र मिला। मेरे पति देवता, मैं मर रही हूँ। मरने वाला कभी झूठ नहीं बोलता। आज तो अंतिम बार विश्वास कर लेना, मैं निर्दोष थी। मुझे ऐसा लगता था कि या तो यह दुनिया मेरे लायक नहीं है या मैं ही इस दुनिया के योग्य नहीं हूँ। आप मेरी एक कठिनाई शायद समझ नहीं सके। एक वातावरण से दूसरे वातावरण में पहुँचने में मैं अपने आप को शीघ्र ही अनुकूल बना लेने में असमर्थ पाती थी। अपने मरने का मुझे कोई अफसोस नहीं। दुख है तो केवल इतना ही कि मैं आपको कभी सुख न दे सकी। आपकी अभागिन सोना। मोहन ने जब पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ। उसे लगा कि उसने सोना को ना समझ के जिंदगी की बहुत बड़ी गलती की है, पर अब पछताने से क्या हो सकता था जब सोना ही ना रही।